रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तेज ठंडी हवा चल रही थी। अन्विता जैसे तैसे बस स्टैंड से घर पहुंचती है तो दरवाजे पर ताला लगा देखकर गुस्से में दरवाजे पर जोर से पैर मारते हुए कहती है, ये माता श्री को भी ना मेरे लौटने के समय पर ही कहीं ना कहीं जाना होता है। ऊपर से ताला लगा कर गई हैं। अभी चाबी अपने पल्लू में लटकाए किसी से पंचायत करने बैठी होंगी। और मैं क्या इस खराब मौसम में घर के बाहर बैठकर मंजीरा बजाऊं? ओ मंजरी की छोरी, अपने आप में क्या बड़बड़ा रही है और इतनी तेज हवा में बाहर क्यों खड़ी है? अंदर जा। अरे आंटी कैसे जाऊं? माँ ताला लगा कर कह गई है। आपको चाबी देकर गई है क्या? ना, मुझे तो कोई चाबी देकर नहीं गई। कोई बात नहीं, तब तक तुम मेरे घर में आकर बैठ जा। मौसम भी खराब हो रहा है, लगता है बारिश हो जाएगी। नहीं नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ, माँ आती ही होगी। अरे आजा, वैसे भी बहुत तेज हवा चल रही है। सूखी सी तो है तू, यहाँ बैठी रही तो कब हवा में उड़ जाएगी पता ही नहीं चलेगा। आजा। सविता के बहुत कहने और खराब मौसम के चलते अन्विता सविता के घर चली जाती है, जहाँ सविता उसके लिए चाय और अंडे के पकोड़े लेकर आती है, जिसे खाते ही अन्विता कहती है, अरे आंटी, इन पकोड़ों के अंदर तो अंडे हैं। हाँ तो अंडे के पकौड़े हैं। तेरे अंकल के आने का समय होने वाला है तो उनके लिए बनाए हैं मैंने। उनको बहुत पसंद है अंडे के पकौड़े। वैसे मस्त लग रहे हैं आंटी, 2-4 और मिलेंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी लाती हूँ। तेरे घर में नहीं बनते क्या? अंडे तो बनते हैं आंटी, लेकिन अंडे के पकोड़े नहीं बनते। तब तो तू जी भर कर खा कि ताकि अपनी माँ के सामने मेरी बहुत तारीफ करियो। मैं अभी लाती हूँ तेरे लिए पकोड़े। तभी सविता रसोई से एक और प्लेट पकोड़े लाकर अन्विता को दे देती है। कुछ देर में जब उसकी माँ घर आती है तो वो अपने घर वापस चली जाती है। रात के समय जब अन्विता की माँ मंजरी उसे खाने के लिए आवाज लगाती है तो वो हॉल में आकर कहती है, माँ मेरा पेट फुल है, आप लोग खाना खा लो। देखा माँ, आज फिर कुछ बाहर से खाकर आई होगी। एक मैं ही शरीफ हूँ जो घर की सब्जी रोटी ठूसता हूँ। नहीं खाना था तो पहले बता देती। तेरे चक्कर में मैंने चावल बनाए आज, उन्हें कौन खाएगा अब? ओहो माँ, मैं बाहर से कुछ खाकर नहीं आई। वो तो आप ताला लगाकर पता नहीं कहाँ गई थी तो सविता आंटी के घर बैठी थी। वहीं मैंने अंडे के पकोड़े कुछ ज्यादा ही खा लिए। क्या? किसके पकोड़े खाए तूने? साफ बोल। अंडे के, पागल। और तुझे पता है कितने लाजवाब बने थे, बाहर से क्रिस्पी अंदर से नरम। मैंने तो पेट भर कर खाए। गोभी, आलू, पालक, पनीर, मिर्च और मैंने तो घिया के पकोड़े भी सुने हैं, लेकिन अंडे के पकोड़े ये तो नया आइटम है। अरे नया आइटम तो हमारे लिए है ना, क्योंकि माँ ने आज तक बनाए कहाँ हैं घर में। पर वीरू कसम से बहुत मस्त थे। चुप कर नासपटी, तुझे कितनी बार कहा है बाहर का और दूसरों के घर का कुछ मत खाया कर। तेरे कानों में मेरी बात नहीं जाती क्या? मैं दूसरों के घर का नहीं खाती, वो तो आपके ताला लगाने के कारण मुझे वहाँ जाना पड़ा। और फिर बढ़िया स्वादिष्ट अंडे के पकोड़े खुद प्लेट में परोसे हुए मेरे सामने आ गए तो मैं भला कैसे नहीं खाती। कैसे बता रही है? अब तो मुझे भी चखने अंडे के पकोड़े। ऐसा है, तेरा अंडे पकोड़े का गुणगान हो गया हो तो निकल यहाँ से और तू खाना खा चुपचाप। तभी अन्विता फट से अपने कमरे में चली जाती है तो वीरू भी मुंह बनाते हुए खाना खाने लगता है। समय बीतता है। एक रोज अन्विता के कुछ दोस्त कॉलेज के एक प्रोजेक्ट के लिए उसके घर आते हैं। तभी उसकी दोस्त विन्नी मंजरी से पूछती है, आंटी अन्विता घर पर ही है ना? वो कॉलेज के काम से हम दोनों यहाँ आए थे। हाँ हाँ विन्नी बेटा, वो अपने कमरे में ही है, आवाज लगाती हूँ। जरूरत नहीं है माँ, मैं खुद ही आ गई। विकास तुझे क्या हुआ? तेरा क्यों चेहरा उतरा है? अभी खाने पे बैठे इंसान को महारानी उठा के ले आएगी तो भूख के मारे चेहरा उतरा ही रहेगा ना। हाँ तो जब तुझे पता था कि हम आने वाले हैं तो पहले ही खा लेता। अरे अरे शांत हो जाओ तुम लोग, कमरे में जाओ, मैं चाय लाती हूँ, खाते हुए काम करना। इतना कहकर मंजरी रसोई में जा ही रही थी कि तभी अन्विता अपनी माँ का पल्लू पकड़ते हुए उसके कान में धीरे से कहती है, अंडे के पकोड़े बना दो प्लीज, इसी बहाने वीरू भी खा लेगा और मेरी भी मौज हो जाएगी। ठीक है बनाती हूँ, अभी पल्लू छोड़। मंजरी अपना पल्लू झटक कर वहाँ से चली जाती है और रसोई में अंडे के पकोड़े बनाने के लिए अंडे उबालने के लिए चढ़ा देती है। कुछ देर में वीरू भी घर आता है तो मंजरी सबसे पहले उसे, फिर अन्विता और उसके दोस्तों को अंडे के पकोड़े देकर आती है, जिसे खाकर अन्विता के दोस्त उसकी बहुत तारीफ करते हैं। समय बीतता है और अन्विता अंडे के पकोड़ों की दीवानी हो जाती है और वो हफ्ते में एक बार खुद ही अंडे के पकोड़े बनाकर खा लिया करती। एक दिन वीरू अपने खाने के लिए अंडे उबालकर उन्हें छील रहा होता है
तभी उसका फोन बजने लगता है। वो कॉल पर बात करने के लिए कमरे में जाता है। तभी वहाँ अन्विता आती है और उबले अंडे देखकर उन्हें रसोई में ले जाकर पकोड़े बना लेती है और जैसे ही खाने लगती है तो वहाँ उसका भाई वीरू आता है और अपने अंडे उबले हुए गायब देखकर कहता है, कौन है ये अंडा चोर जो इतनी मेहनत से उबाले हुए अंडे चुरा ले गया? मैं क्या जानूं, माँ से पूछ ले। वो तो मैं पूछूंगा ही। उससे पहले ये बता, तू ये कौन से पकोड़े खा रही है? तुझे क्या करना है? अभी तेरे अंडे गायब हो गए तो तेरी नजर मेरे बनाए अंडे के पकोड़ों पर टिकी है। हाँ टिकी है, क्योंकि ये वही उबले अंडे हैं जो मेरी प्लेट से गायब हुए हैं। मोटी, मैं कमरे में क्या गया? तूने तो मेरे अंडे ही सरका लिए। वापस कर, जल्दी वापस कर। कुछ भी, चलने का यहाँ से। तभी दोनों भाई बहन अंडे के पीछे लड़ने बैठ जाते हैं। दोनों हाथापाई पर उतर आते हैं। तभी कुछ देर में उनकी माँ घर आती है और दोनों को ऐसे पागलों की तरह लड़ते देखकर कहती है, कौन से युद्ध में उतरे हो दोनों? किस बात पर नोच रहे हो एक दूसरे को? माँ देखो ना, फ्रिज में 3 ही अंडे बचे थे। मैंने सोचा मैं वैसे ही डाइट पर चल रहा हूँ तो अंडे उबाल कर खा लेता हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए कमरे में क्या गया, इसने तो मेरे अंडे सरकाकर पकोड़े तल लिए। हाँ लिए हैं अंडे, तो तू क्या अभी इन पकोड़ों में से अंडे निकाल कर खाएगा? अवनीता, तू किसी दिन इन अंडों के पकोड़ों के चलते इतने डंडे खाएगी ना मुझसे कि अंडे के पकोड़े क्या अंडे खाना ही भूल जाएगी। इतनी गर्मी हो रही है और इस समय ज्यादा अंडे खाना दिक्कत कर जाएगा। और क्या, अब तो अंडों के पकोड़े से भी मेरा मन भर गया। ठीक है माँ, लेकिन अभी इतनी मेहनत से पकोड़े बनाए हैं तो इन्हें तो खाने दो। हाँ ठूस ले, तू ही ठूस ले। गुस्से में वीरू वहाँ से चला जाता है और वो पकोड़े खाने बैठ जाती है। शाम के समय गर्मी के कारण उसका पेट खराब हो जाता है, जिसके बाद वो पेट पकड़े बार बार टॉयलेट के चक्कर लगाती है। उसकी ये हालत देखकर उसका भाई वीरू हंसते हुए कहता है, सब कर्मों का फल है। क्यों बहन, चुराए हुए अंडों के पकोड़े हजम नहीं हो रहे ना? कुत्ते, बकवास बंद कर वरना एक मुक्का पड़ेगा। ये ले, दवाई खा ले और आराम कर जाकर। पेट में गर्मी हो गई है तेरे। माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अंडे के पकोड़े तुझे नहीं पचे, पेट पकड़े तू खड़ी है तो मेरी तबीयत खराब क्यों होगी भला? वो आप मुझे डांट नहीं रही ना, इसलिए पूछ रही हूँ। अभी इसलिए डांट नहीं रही क्योंकि अगर ठीक होने के बाद भी तूने अपने अंडे पकोड़े का राग फिर से गाया तो तुझे जम कर डंडे से कूट सकूं। आए, मैं एक बार और होकर आती हूँ। बेचारी अन्विता डर के मारे टॉयलेट चली जाती है और कुछ दिनों में ठीक होने पर चैन की सांस लेती है और बेचारी समझ जाती है कि अच्छी सेहत के लिए उसका ज्यादा तला भुना खाना ठीक नहीं है। इसीलिए अब वो कभी कभी ही अंडे के पकोड़े खाया करती, वो भी अपनी माँ के हाथ के बनाए। साथ ही अंडे के पकोड़े बनाने की अलग अलग विधियाँ ऑनलाइन देखा करती और उन्हें कभी कभी घर पर बनाकर परिवार के साथ खाया करती। अंश अपने दोस्त शिवम के साथ बैठकर ड्रिंक करता हुआ बोलता है, भाई क्या क्या नहीं किया था यार उसके लिए। रात भर उसके कुत्ते को घुमाया, फिर भी सारी छोड़ के चली गई मेरे को। अबे साले, तू उसका कुत्ता घुमाने की जगह उसको घुमाता तो तेरे काम आता। भाई शिवम, वो मुझे कहती थी बेबी आई कांट लिव विदाउट यू, और अब चुड़ैल किसी और को ये सब बोल रही है। साला ब्रेकअप इसका हुआ और दुख मुझे झेलने पड़ रहे हैं। निकल ले बेटा शिवम, वरना इसके आंसुओं की धारा में तू भी बह जाएगा। भाई पता है क्या बोलती थी मेरे को? अच्छा कल बताइयो, अब मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। शिवम वहाँ से चला जाता है और अंश भी बड़बड़ाता हुआ सो जाता है। अगले दिन सुबह अंश शिवम को कॉल करके घर बुलाता है और बोलता है, भाई वो चुड़ैल शादी कर रही है। कौन चुड़ैल? किसकी बात कर रहा है? साले तेरी भैंस की टैंट, साले कल रात की सारी बातें भूल गया। अबे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड स्वाति डायन मेरी दुनिया उजाड़ने के बाद अपना घर बसाने चली है। अबे इसकी तो कोई नहीं यार, वो आगे बढ़ रही है अपनी जिंदगी में तो तू भी बढ़ना। मूव ऑन यार। अबे मूव ऑन की बात करता है, उस चुड़ैल को तो मैं खुश रहने नहीं दूंगा, फिर तू साथ दे या ना दे। अंश स्वाति से बदला लेने का प्लान बनाता है। अपनी और उसकी एक फोटो को गिफ्ट पैक करवाकर उसके घर भेज देता है। दूसरी ओर अपने दरवाजे पर गिफ्ट रखा देखकर स्वाति उसको उठाती है और अंदर जाकर खोल लेती है। अपनी और अंश की फोटो देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अंश को कॉल करती है। स्वाति की कॉल देखकर अंश फोन उठाता है और कहता है, मुझे पता था तुम कॉल जरूर करोगी, तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? क्यों बे, मेरे घर हमारी फोटो भेज के ब्लैकमेल करना चाहता है? सुन बे छछुंदर सी शक्ल के, सोचो अभी मत कि मैं तुझसे डर जाऊंगी, और जे दोबारा ऐसी हरकत की ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा फिर तेरे लिए।
अबे चुड़ैल, तेरे से बुरा तो कोई हो भी नहीं सकता। अगर तूने शादी की ना तो तेरे होने वाले पति को ये फोटो भेज दूंगा, इसलिए एक बार आके ना मुझसे उसी रेस्टोरेंट में मिल ले। चल ठीक है, तुझे मिलके देखती हूँ। अगले दिन स्वाति रेस्टोरेंट में आती है जहां अंश पहले से ही वहां पर बैठा होता है और उसको देखते ही वो बोलता है, तो आ ही गई तुम। हाँ हाँ, तुझे लाइन पे लाने के लिए आना तो था ही। बोल, क्या बोलना है? देख स्वाति, तू भी जानती है मैंने घना प्यार किया है तेरे से, फिर मन छोड़ के तू उस चूजे से क्यों ब्याह कर रही है? ओ छछुंदर, मेरे होने वाले पति के बारे में बोलने से पहले ना 100 बार सोच लियो। और जो तू ये प्यार का हवाला बना रहा है ना, तुझे मैं अच्छे से जानती हूँ कि कितना प्यार किया है तूने मेरे से। ना स्वाति, तेरी कसम, बहुत प्यार करता हूँ मैं तेरे से। तेरे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, ये शादी तोड़ दे बस तू। ओ बावड़ी तरेड़, साढ़े तेरे से पबजी तो छोड़ी ना जाती थी। जब भी कॉल करती थी कहता बेबी अभी तो चिकन डिनर होने लग रहा है, तो रह अब अपने चिकन डिनर के साथ। इतना कहकर स्वाति वहाँ से जाने लगती है कि तभी अंश बोलता है, देख ले, जो तू मेरी ना हुई ना तो उसकी भी ना होने दूंगा मैं तेने। जाओ खाड़ ले जो खाड़ना है, शादी तो मैं उसी से करूँगी। स्वाति वहाँ से चली जाती है और अंश बदले की आग में जल रहा होता है। साथ ही बोलता है, बेटा शादी तो मैं तेरी होने न दूंगा, अब तू देख मैं क्या करता हूँ तेरे पति के साथ। अंश अपनी और स्वाति की फोटोज को उसके होने वाले पति रुद्र को भेज देता है। उसको रुद्र की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, तो अब वो स्वाति को ब्लैकमेल करने के बारे में सोचने लगता है और उसको एक बार फिर से कॉल करके रेस्टोरेंट में मिलने बुलाता है। स्वाति दोबारा से रेस्टोरेंट पहुंचती है और उससे कहती है, तेरी प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं जीने दे रहा चैन से? सुन, मेरी प्रॉब्लम नहीं, जिद है तू। अगर तूने ये शादी नहीं तोड़ी ना तो मैं आऊंगा तुड़वाने और तेरे होने वाले पति के आगे ऐसे ऐसे किस्से सुनाऊंगा ना कि वो तुझे खुद मंडप पे छोड़ देगा। छी, तू इतना गिर सकता है ये कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था अंश। एक टाइम था जब मैंने तुझसे बेइंतहा प्यार किया था, अब उतनी नफरत हो गई है तुझसे। जो करना है कर, पर ये शादी मत करियो भूल के भी। अंश की बातों का स्वाति पर कोई असर नहीं होता, लेकिन अब वो भी हार मानने वाला नहीं था। तो वो स्वाति की शादी में जाकर सारी बातें रुद्र को बताने के बारे में सोचता है। साथ ही शिवम को भी अपने इस प्लान में शामिल करने के लिए घर बुलाता है। थोड़ी ही देर के बाद शिवम उसके घर आता है और अंश उससे कहता है, भाई देख, अब सीधा उसकी शादी में ही धमाका करूंगा। जैसे मेरे को छोड़ के गई है ना वो, उसका भी होने वाला पति उसको ऐसे ही छोड़ेगा, तब समझेगी मेरे दर्द को। भाई सच में तू ऐसा करना चाहता है? सोच ले एक बार और, क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? तू भी आगे बढ़ जाना। अब तू मेरा दोस्त है उसका, देख अगर साथ देना है ना तो दे, वरना उसके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। भाई देख, दोस्ती की खातिर जा रहा हूँ तेरे साथ, पर तू ये गलत कर रहा है। इसके बाद अंश शिवम को अपनी बाइक पर बिठाकर शादी वाली जगह के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में वो दोनों वहां पहुंचते हैं, जहां स्वाति दुल्हन के कपड़ों में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रही होती है। तो वहीं रुद्र भी उसके साथ खड़ा होता है। दोनों को एक साथ देखकर अंश का खून खौल उठता है और वो जोरों से चिल्लाता है, ये शादी नहीं होगी। ये सुनकर सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं और रुद्र भी अंश के पास आकर उससे कहता है, क्यों नहीं होगी ये शादी? सुन भाई रुद्र, तेरे से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। प्रॉब्लम की सारी जड़ तो ये स्वाति है। इसने पहले मेरी जिंदगी बर्बाद की और अब तेरी करने जा रही है। सुन बे उबले हुए अंडे, ऐसा है ना कि स्वाति मेरी होने वाली बीवी है, और कुछ भी उसके बारे में उल्टा सीधा अगर तूने बोला तो यहीं गाड़ दूंगा। ओ सुन भाई, ये मेरी एक्स है और 3 साल का रिश्ता था हमारा, एक पल में तोड़ गई है बिना किसी वजह। ऐसी लड़कियां ना किसी की सगी नहीं होती मेरे भाई। अंश के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रुद्र को गुस्सा आता है और वो एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए अंश से कहता है, वो लड़की गलत नहीं है, तेरे जैसे लड़के गलत होते हैं। सोचा है कभी 3 साल का रिश्ता ऐसे क्यों टूटा? जो लड़की तुमसे प्यार करती है उसको इज्जत और टाइम देना तुम्हारा फर्ज होता है। बता, दी कभी इज्जत? दिया कभी टाइम? पर वो मैं बोलती बंद ना। साले, हर जगह लड़की गलत नहीं होती। तुम जैसे लड़के जो एक रिश्ते को सही से खुद निभा नहीं सकते और ब्रेकअप के बाद ब्लेम उस लड़की पर डालते हैं। तुमको क्या लगा अंश, रुद्र को कुछ नहीं पता? अरे मैंने इस रिश्ते की शुरुआत ही सब कुछ सच बता के की थी, और वो तुम्हारी तरह घटिया नहीं है। उसने मुझे समझा और अपनाया भी। रुद्र और स्वाति की ये बातें सुनकर अंश की गर्दन शर्म से झुक जाती है, पर रुद्र उसको बोलता है, भाई सुन, एक लड़की को अगर इज्जत दो ना तो वो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगी, पर जहाँ उनको यही ना मिले तो
तो वहाँ सिर्फ इंसल्ट होती है और जिसकी एक न एक दिन हद हो ही जाती है। वहाँ मौजूद शिवम भी अपने दोस्त को समझाने की कोशिश करता है और उससे बोलता है, भाई मैंने कहा था ना, देख अगर प्यार किया था तो उसके ऐसे बर्बाद करने की नहीं सोचता तू। अब भी मौका है, संभल जा, जान ले कि तूने अपनी गलती से क्या खो दिया है। रुद्र और शिवम की इन सभी बातों से अंश को अपनी गलती का पछतावा हो ही जाता है। वो समझ चुका था कि उसके रिश्ते के टूटने में गलती किसी और की नहीं बल्कि उसी की थी, जिस पर वो कहता है, स्वाति मुझे माफ कर दो। मैं अपने मेल ईगो में आके ये जान ही नहीं पाया कि मैंने कब तुमको खुद से दूर कर लिया, तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट की। मैंने आज अपनी ही नजरों में खुद को गिरा लिया। मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता, हो सके तो मुझे माफ कर देना। चलो अच्छा है, देर से ही सही, कम से कम तुझे अकल तो आई। और हाँ, अब याद रखना, जो मेरे साथ किया ना वो दोबारा किसी के साथ मत करना। मैं तो सह गई, कोई और होगी ना तो तेरे अच्छे से लंका लगा देगी। नहीं नहीं, मैं समझ गया हूँ, अब मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। मैं दुआ करता हूँ तुम दोनों हमेशा खुश रहो। अरे शिवम भाई, गाना लगवा, मेरे यार की शादी है, आज तेरा भाई फुल डांस करेगा। अंश अपनी जिंदगी का सबक सीख चुका होता है और अपनी गलती के लिए माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।